हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का 6वां लेक्चर है, जिसमें हम सैयद वंश और लोधी वंश को कवर करेंगे। चूँकि हम यह महेश अग्रवाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे हमारे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में 3 वंश को देख लिया है। चूंकि सल्तनत काल में, दिल्ली के सल्तनत काल में 5 वंश हुए। कौन कौन से? पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। हम 3 वंशों को कवर किए हैं। आज हम सैयद वंश और लोधी वंश को देखेंगे। चूंकि हम यह महेश अग्रवाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं और प्रश्नों के माध्यम से दिया गया है, तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। जहां आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खिज्र खां के द्वारा की गई थी 1414 ईस्वी में, दौलत खां को पराजित करके। आप इसको याद रखिएगा। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित करके स्थापित की गई। दौलत खां कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश। आगे देखते हैं। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? रैयत ये आला, ये उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खां ने। खिज्र खां कौन था? जिसने सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित करके की थी। आगे देखते हैं। तो कभी भी प्रश्न आए कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खां ने धारण की थी। आगे है, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? शिया, हमने इससे पहले देखा कि मुस्लिम शासक थे, तुर्क थे, उसी में से मुस्लिमों ने शासन किया। लेकिन शिया वंश का कौन सबसे पहले शासक था? वो था सैयद वंश, जिसने सल्तनत काल में पहला वंश स्थापित किया। सैयद वंश शिया वंश शासन था। इससे पहले मुस्लिम थे। कौन थे? मुस्लिम। मुस्लिमों ने शासन किया। तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया और गुलाम वंश। गुलाम वंश। लेकिन सैयद वंश पहला शासक था जो शिया वंश का शासन था। आगे देखते हैं। तो कभी भी प्रश्न है कि सल्तनत काल में 5 वंशों में कौन शिया थे? तो वो पहले शिया थे, जो कि सैयद वंश के संस्थापक थे और सल्तनत काल में शासन किए हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक नोट है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सर हिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। आप इसको याद रखिएगा। कभी भी प्रश्न है कि सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद द्वारा तारीख मुबारक शाही लिखी गई है। सर हिंदी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी। यहाँ पे लोधी वंश दे दिया गया है। तो चले, हमने सब यहाँ पे सैयद वंश के बारे में सिर्फ 2-3 बातें लिखी गई हैं, तो हम इसको कॉन्सेप्ट के बेस पे देख लेते हैं कि और सैयद वंश के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा
14 ईस्वी में की गई थी। खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में 20 मई को हो गया। 20 मई। तो खिज्र खां के बारे में हमने इतना देख लिया। सैयद वंश के ही शासक मुबारकाबाद जो है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह को पराजित करके बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी, जो कि प्रथम अफगान था। तो सबसे छोटा जो वंश था वो था जिनमें शासक बहुत ही कम थे, वो थे। तो आप इसको याद रखिएगा, सैयद वंश। अब हम आगे देखते हैं कि बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई, जो कि प्रथम अफगान था। इससे पहले 3 वंश मुस्लिम वंश थे। कौन कौन से वंश? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये तीनों मुस्लिम वंश थे। सैयद वंश शिया वंश था, और अंत में 5वां वंश लोदी वंश, जो कि अफगान थे। तो प्रथम अफगानी राज्य। तो 5 सल्तनत काल में 5 शासक हुए, 5 साम्राज्य हुए, जिनमें से अलग अलग थे। 3 मुस्लिम थे, 1 शिया थे, 1 अफगान थे। कभी भी प्रश्न आए, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी था। लोदी वंश में सल्तनत काल में 3 शासक हुए। कौन कौन से? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक था। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक था। और अंत में इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश और सल्तनत काल का अंतिम शासक था, उसका शासनकाल 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी से। 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत का युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इससे सल्तनत काल समाप्त हो गया और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। तो उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन हम सल्तनत काल में हमने देखा क्या? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, इन 3 ने लोदी वंश में शासन किया और ये सल्तनत काल में लोदी वंश अंतिम था। सल्तनत काल में 5 शासक हुए हैं, जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। JKTSL। JKTSL क्या हो गया? J से गुलाम, K से खिलजी, T से तुगलक, S से सैयद और L से लोदी। JKTSL हो गया गुलाम, खिलजी, सैयद, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। JKTSL। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला लोदी वंश में बहलोल लोदी थे, जिनका शासनकाल 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक था। इन्होंने केवल लोदी वंश में ही नहीं, बल्कि पूरे सल्तनत में जो 5 वंश हुए हैं, उनमें सबसे लंबे समय तक शासन किया। 38 वर्षों तक बहलोल लोदी थे। आगे का प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। वो कितना था कि जब वो अपने सरदारों के साथ हुआ करते थे, इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे कि जब अपने सरदारों के साथ रहते थे तो अपनी सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। किसने लिखा है? अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है। वो थे बहलोल लोदी। तारीख दाऊदी किसकी पुस्तक है? बहलोल लोदी की है। तो कभी भी प्रश्न है, तारीख दाऊदी किसके बारे में है? बहलोल लोदी के बारे में है। तारीख दाऊदी अब्दुल्लाह के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं। बहलोल लोदी बहुत ही सहिष्णु शासक थे
आगे है, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? आगरा की स्थापना, जो हम आज आगरा देखते हैं ना, आगरा का किला, लेकिन उस शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो आप इसको याद रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगे का प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए पैमाने का प्रारंभ किया, पैमाना बनाया। उन्होंने कहा कि भूमि मापी जाएगी, अब कोई भी विकास होगा, कोई भी उत्पादन होगा, उसमें सबसे पहले हम भूमि को नापेंगे, इसके बाद उसमें कर लगाएंगे कि भाई जिस तरीके से जमीन होगी, हम कर तो अब जिस कोई बंजर जमीन है उस पे भी उतना टैक्स, जो दोआब क्षेत्र है उसमें भी उतना टैक्स। दोआब क्षेत्र क्या होते थे, दो नदियां जैसे बह रही हैं, उनके जो बीच का क्षेत्र होता था वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता था, उसी क्षेत्र को हम दोआब क्षेत्र कहते थे। और कोई भूमि है, अगर वो कुछ वहां पे उत्पादन कम होता है, तो जितना टैक्स हम दोआब क्षेत्र में लगाएंगे उतना तो बंजर भूमि लगाएंगे नहीं। इसीलिए दोआब क्षेत्र में उन्होंने भूमि की पैमाइश शुरू की, कहा कि अब भूमि के मापन के आधार पर भी टैक्स का निर्धारण होगा। तो भूमि मापन के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? गज-ए सिकंदरी। गज-ए सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी के द्वारा भूमि मापन के लिए किया गया था। आगे है, आप एक बात सिकंदर लोदी के बारे में भी याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। तो सिकंदर लोदी इतने महान थे कि वो गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करते थे। तो कभी भी प्रश्न है कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। आगे है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक था, कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक सिकंदर लोदी थे। आप देखिए कि लोदी वंश में 3 शासक हुए। लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी वंश के शासक कौन थे? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। लेकिन लोदी वंश में सिकंदर लोदी ने ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी, बहलोल लोदी ने नहीं धारण की थी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। स्थापना बहलोल लोदी ने कर दी थी, लेकिन इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जब भी ये इनके सरदार आते थे तो ये अपने सरदारों के सामने अपने सिंहासन पर नहीं बैठा करते थे, इसलिए इन्होंने सम्राट की उपाधि नहीं धारण की थी। सबसे पहले सिकंदर लोदी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथा, मुसलमानों में बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों के मरीजों को जानने या उन्हें खुश करने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम में आप जिस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं उसको कम करिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को कम करिए। अगर आप पीर कहीं भी परेशान हो जाते थे तो वहां पे महिलाओं को भेज दिया जाता था। अगर महिलाएं कुछ गलत करते तो उनके लिए जुलूस निकाला जाता था। तो इन सब पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो कौन थे वो? सिकंदर लोदी। इन्होंने कई सुधार भी किए। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट है, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के बारे में कुछ नोट है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद शामिल थे। अभी अभी मैंने एक देखा था, आगरा की स्थापना, आगरा नगर की स्थापना, लाल किला हो गया आगरा का, चाहे हो गया चाहे दिल्ली का, आगरा में भी एक लाल किला है।
आगरा जो ताजमहल है उसके सामने, लेकिन उस आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। शाहजहां के द्वारा भले बनवाया गया हो ताजमहल, इसलिए आगरा फेमस हो, लेकिन आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। उसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगभग 300 नगरों की स्थापना की गई थी, जिसमें फतेहाबाद, हिसार जो कि हरियाणा में है, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, इन सब की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तुगलक वंश के शासक थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे सल्तनत काल में पांचों वंशों के बारे में कुछ डिटेल में लिखा है, जैसे सल्तनत कालीन कौन कौन से वंश थे, कितने वर्षों तक शासन किए और उनके संस्थापक कौन रहे हैं। मामलुक वंश, जिन्हें हम गुलाम वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी से लेके, गुलाम वंश कब से कब तक चला है, 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक, जिन्हें मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। गुलाम वंश 84 वर्षों तक चला था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक 84 वर्षों तक चला था। मामलुक वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला, लगभग 84 वर्षों तक चला। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई है। इसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक चला, सबसे कम वर्ष तक। अभी हाल ही में पेट के पेपर में ये प्रश्न आया था 2022 के कि सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो वो खिलजी वंश था। उसमें कई ऑप्शन दिए थे, तो आप देखिए यही लिखा है कि सबसे कम वंश तक लगभग 30 वर्षों तक ही खिलजी वंश ने शासन किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था, प्रतापी भी थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रतापी शासक था, लेकिन ये सबसे कम समय तक चला है। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक ही चला है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में की गई थी और यह 30 वर्षों तक चला। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक केवल 30 वर्षों तक ही सल्तनत काल में शासन किया। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में की गई थी। आगे का वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था। यह सबसे लंबा समय चला है, 94 वर्षों तक। इससे पहले हमने देखा कि सिकंदर लोदी सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र शासक था। वो अकेला था जिसने 38 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर वंश में सबसे लंबे समय तक सबसे कौन सा वंश चला था, तुगलक वंश, जो कि 94 वर्षों तक चला। 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक 94 वर्षों तक तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में की गई। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है, जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक चलता है, लगभग 37 वर्षों तक। खिलजी वंश के बाद दूसरा सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला सैयद वंश था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा दौलत खां को पराजित करके की गई थी। सैयद वंश के बाद लोदी वंश आता है, जो कि 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है, लगभग 76 वर्षों तक। बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगर कभी भी क्रम लगाने के बजाय सबसे लंबे समय से लेकर सबसे कम समय तक शासन किस शासक ने किया था, तो सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश, इसके बाद
गुलाम वंश, फिर लोदी वंश, सैयद वंश और अंत में खिलजी वंश। तो आप इसको क्रम याद रखिएगा। आगे है एक नोट है, दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा सबसे कम खिलजी वंश का था। अभी अभी हमने देखा सबसे लंबे समय तक तुगलक रहे और सबसे कम समय तक खिलजी। आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ कौन था? लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके शासन काल में की गई थी? सिकंदर लोदी। वही सिकंदर लोदी था जिसने गुलरुखी नाम से जो कविताएं लिखा करता था, उसी सिकंदर के समय में लज्जत ए सिकंदर शाही पहली बार एक फारसी ग्रंथ था जो कि संगीत पर लिखा गया। आगे है, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? अभी हमने देखा गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करते थे। ये संगीत के बहुत प्रेमी थे। गुलरुखी नाम से कविताएं सिकंदर लोदी लिखा करते थे। तो याद रखिएगा, गुलरुखी किसकी कविताएं थी? सिकंदर लोदी की। आगे है, लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। उसमें भी अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में पहले शासक थे, उसी तरीके से इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम शासक थे। और लोदी वंश चूंकि अंतिम शासन वंश था, लोदी वंश में भी इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे जो कि दिल्ली सल्तनत में थे। इसके बाद मुगल वंश आता है। इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत का युद्ध होता है। इसको हम आगे देखेंगे। आगे है, वर्ष 1518 ईस्वी में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा के द्वारा 1518 ईस्वी में पराजित किया था। तो खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। तो ये कभी कभी प्रश्न आता है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का हुआ था। आगे है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा पराजित किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा, इब्राहिम लोदी हार गए थे। यही लोदी वंश के अंतिम शासक थे और बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। आगे है, किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? जिस तरीके से हमने देखा था कि गुलाम वंश, जब मोहम्मद गौरी आए थे तो उन्होंने अपने गुलामों को अपना जो विजित प्रदेश था उसे दे दिया था अलग अलग गुलामों को। उसी में से एक गुलाम ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। उसी तरीके से मुगल वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई। यहाँ पे एक नोट है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि को युद्ध भूमि भी कहते हैं, पराजित हुआ। तो कभी भी प्रश्न है, युद्ध में लड़ते हुए दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक मारा गया? वो था इब्राहिम लोदी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया?
किसकी बात हो रही है? पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों ने किया था। पोलो हम देखते हैं ना, आज हमारा पोलो खेल काफी फेमस है, लेकिन इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तुर्कों के द्वारा। आगे है, सल्तनत काल में दस्तार बंदान क्या था? इसे क्या कहा जाता था? उलेमाओं को दस्तार बंदान कहा जाता था। उलेमा कौन थे? मुस्लिमों के जो गुरु हुआ करते थे उन्हें उलेमा कहा जाता था। जो धर्म गुरु हुआ करते थे, जैसे कुरान को हो गया या फिर सरिया को हो गया, इनकी जो व्याख्या करते थे वो उलेमा कहलाते थे। उन उलेमाओं को दस्तार बंदान कहा जाता था। आगे है, किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? जो हम वर्तमान में देखते हैं तबला और सितार, इसका प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा शुरू ही किया गया। आप देखिए आज का जो भी कितना फेमस संगीत यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, उसमें तबला और सितार यह अमीर खुसरो के द्वारा सल्तनत काल में शुरू किया गया था, जो कि लोदी वंश के शासनकाल। इन्होंने कई वंशों को देखा था। आगे है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। हम आज देखते हैं जो शुद्ध हिंदी बोली जाती है, एक हिंदी होती है, एक संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है। उसमें जो शुद्ध हिंदी होती है, जिन्हें हम खड़ी बोली भी कहते हैं, वो अमीर खुसरो के द्वारा शुरू किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। आप एक बार ये भी याद रखिएगा, बाबर ए आजम किसके द्वारा धारण किया गया था? ये सुल्तान का राजकीय भाग हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित छोटा सा लेक्चर था। आज हम पूरे सल्तनत काल के जो पांचों वंश थे, यहाँ पे पांचों वंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में या ट्रिक के माध्यम JKTS और L नाम से याद कर सकते हैं, JKTSL। तो इससे हमारे पांचों वंश तैयार हो गए और पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होगा कमेंट में आप पिन कर दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। इस लेक्चर को यही समाप्त कर लीजिएगा। आप रिवाइज कर लेंगे तो इससे आपके प्रश्न NCERT से ही लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको कवर कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। चलिए इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।